गिलोय है। गिलोय एक परजीवी है जो किसी पेड़ पे भी पास में लगाओगे तो उसका वो आश्रय लेकर के और ऊपर चढ़ जाती है। इसके पत्ते की आकृति देखो आप कैसी है, खाने वाले डिफरेंट पान कलर की। खाने वाले पान 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 क्या देखा आपने, पान? खाने वाला पान क्या करती है? हाँ बिल्कुल, वैसे किन किन बीमारियों में उपयोग है सर? ये गिलोय, सबसे पहला तो गिलोय का जो काम है वो ज्वरनाशक है। शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने में गिलोय का सबसे ज्यादा रोग है। आयुर्वेद में इसको साहब अमृता भी कहा गया है, यही है क्या? अमृता यही है। इसकी मात्रा लेने के लिए इतनी सी मात्रा पर्याप्त है। 4 अंगुल 6 अंगुल बॉडी इसके वेट के हिसाब से लेना पड़ता है। तना और ये पत्ते दोनों काम आते हैं या मूल से भी काम आते हैं? नहीं, पंचांग इसका काम आता है, लेकिन ज्यादातर तने को बताया गया है। दूसरी जड़ी बूटी के बारे में बताऊं आपको, कंचनार। कांचनार का जो पेड़ है वो पूरा बड़ा पेड़ होता है। उसकी पत्तियों की पहचान है कि वो जीभ की तरह आकृति उसकी होती है, लेकिन बीच में कटी हुई रहती है, द्विशाखित होती है। और इस कचनार के पत्ते को जब ध्यान से देखते हैं तो इसमें कुछ आकृतियां उभरी हुई रहती है, लाइन के रूप में तो आपको नजर आ ही रही है। इसी प्रकार कई प्रकार की आकृति आपको मिलेगी। अगर इसकी छाल का प्रयोग करते हैं तो आपको थायराइड, गले के रोग ये ठीक होते हैं। इसका चिकना होता है, गले के रोग के लिए विशेष उपयोगी है। ऐसे भी बताओ, पीछे से खुरदरा होता है इसका। और ये आयुर्वेद में शायद रेचक भी है। हाँ, विरेचक बताया इसको। रेचक काटने का काम करते ये सफेद फूल वाला सदाबहार। ये रोज 1 या 2 फूल आप ले लें तो आपको डायबिटीज से रोग से छुटकारा मिलता है, क्योंकि ये अंदर से तिक्त होता है। तिक्त इसमें किसका 2-3 कलर के होते हैं, इसमें कौन सा सफेद ज्यादा उपयोगी है। और डबल कलर का जो सभी जगह लगा हुआ मिल जाएगा, ग्राफ्टेड जो है, वो थोड़ा कम उपयोगी है। सफेद फूल सफेद ज्यादा उपयोगी है। और मैं सुदर्शन के बारे में बता रहा हूँ, ये कान के रोगों में उपयोगी है। सुदर्शन ज्वरग्न भी मानी गई है। और साथ में कान में अगर कोई दर्द है, कान में आपकी मवाद आती है, तो इसकी पत्ती को रस निचोड़ के कान में डाल दो। और साथ में विषनाशक भी है। कान में कोई कीड़ा अगर आपके है वो भी इससे ठीक होता है। कान के अंदर सूजन, चक्कर आना, कान की बोन के अंदर घाव होना, उसमें ये बहुत ज्यादा उपयोगी है, परम उपयोगी है। अब आगे अपन बताते हैं, आपको जानकारी देते हैं सहजने के बारे में। इसको सहीजन कहते हैं आयुर्वेद में। देखो, बहुत बड़ा पेड़ होता है वैसे तो ये। इसकी छांव में नहाने से ही वायु का विकार, गठिया ये ठीक हो जाता है। वात सामक है ये। और इनकी देखो पत्तियां, छोटी छोटी पत्तियां जो है, इनको उबाल करके फलियां लगती है उसमें। इसके फली फूल की भी सब्जी गांव में बनाते हैं। गुलकंद के रूप में काम में ले सकते हैं अपन उनके फूलों को। साथ में इनको उबाल करके इसे पानी से नहाया जाता है। फलियों की अचार बनता है। अधिकतर इनको बकरियां खाती है, तो बकरियों को देखो कभी भी जोड़ों में दर्द नहीं होता। ये तो बहुत ज्यादा उपयोगी है। बबूल और सहीजन ये दोनों बकरी को पसंद है। ये अपामार्ग है। अपामार्ग की जड़ से क्षार बनाया जाता है, जो कि पेट के लिए अमृत का काम करता है। जिन लोगों को घाव होता है ना, उसमें अपामार्ग की जड़ का क्वाथ देते हैं। और साथ में इसकी उबाल करके इसके क्षार का प्रयोग बताया गया है। अस्थमा के लिए का है अपामार्ग का। और दस्तार भी है ये। पेट तो साफ करता ही है जी। और ये पुनर्नवा साठी की जड़ कहते हैं इसको। देखो आप, ये पुनर्नवा है जो हर कहीं चौमासा के दिनों लग जाइए आपको मिली हुई। इनमें फूल होते हैं, नीले कलर के फूल आते हैं। और पुनर्नवा नाम से ही आपको लग रहा है पुनर्नवा, जो आदमी को हमेशा नया जीवन दे और नया कर दे, वो पुनर्नवा है। पुनर्नवा चिकित्सक बहुत ज्यादा उपयोग में लेते हैं किडनी फेलियर्स केसेस में। लीवर की बीमारी में पुनर्नवा मंडूर एक परम औषधि है, जानी पहचानी औषधि है। जिन लोगों को बिलिरुबिन या SGOT SGPT नॉर्मल नहीं होता है, तो पुनर्नवा की जड़ में काम करता है। जॉइंटिस इससे ठीक होता है। जड़ का भी मतलब गांव में इसकी डोरे बांधते हैं, धागे बांध के वो इसी का प्रयोग करते हैं। उसका टोटका भी गाँव में लोग करते हैं। तो ये कुछ जड़ी बूटियां हैं जिनका प्रयोग हम लोगों को साधारण जानकारी के हिसाब से मैंने आपको बता दी है। और आयुर्वेद अनादिकाल से चला आ रहा विज्ञान है, इसमें जड़ी बूटियों का बहुत महत्व है। अगर जड़ी बूटियों का अपन हिसाब से प्रयोग में लें और इनके बारे में जानकारी लोगों को देते रहें,
तो ये आपके लिए ये तो स्थानीय स्तर पर वनस्पति के रूप में मिल जाती है हर जगह। ये जरूर ध्यान रखो कि जानकारी कोई आयुर्वेद में अगर प्रकृति ने जो चीज जहाँ पैदा की तो उससे संबंधित रोग वहाँ पैदा होते हैं, उनका उपाय भी बताया है, लेकिन हमको जानकारी की जरूरत है, हम उस चीज को जाने कि भाई इस क्षेत्र में ये बीमारी है तो इसका उपयोग भी प्रकृति ने वहाँ दिया है, लेकिन जानकारी के अभाव में हम लोग आयुर्वेद को अपना नहीं पाते। धन्यवाद बजरंग जी, आपने हमारा साथ दिया, आज ज्ञानवर्धक जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और ऐसी जानकारी हम और भविष्य में उपलब्ध कराते हैं लोगों को उपयोगी रहेगी। कैसा लगा बजरंग जी आपको? बहुत सुंदर सर, आपने बहुत उपयोगी जानकारी हमारे को दी। हाँ राजेश जी, आप चुप कैसे बैठे हैं? कुछ जानकारी आप भी दो। जानकारी आप भी बताओ कुछ जानकारी। जो भी चिकित्सक महोदय ने बताया वो सही बताया, और ये अपने यहाँ हर क्षेत्र में हर जगह ये पूरी विधानसभा में अवेलेबल है। पूरी विधानसभा में क्या हर जगह उपलब्ध है, जो भी खाली प्लाट वगैरह जमीन है उनमें सभी में उपलब्ध मिल जाते हैं, और जगह जगह मतलब कई तो घरों में ही लगे हुए चीज़ें उपस्थित है, हर घर में अवेलेबल है, अवेलेबल मिल जाती हैं बहुत सी दवाई। तो कम से कम 15-20 जड़ी बूटियाँ तो हर घर में होनी चाहिए, हर घर में इसकी जानकारी होनी चाहिए। इनके बारे में किसी भी जानकारी होनी चाहिए। मैं प्रैक्टिकली गाँव में ग्राम सभा में करता था, गाँव की जानकारी। नमस्कार, मैं डॉक्टर पीयूष त्रिवेदी, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय राजस्थान, विधानसभा जयपुर हूँ। दोस्तों, कोरोना संक्रमण काल से जब गुजर के हम समय व्यतीत कर रहे हैं लॉकडाउन में, तो ये निश्चित है कि कई चीज़ों में हमारा चेंज भी आया है, मनोदशा में भी बदली है, शारीरिक क्षमता में भी वृद्धि हुई है, साथ साथ अनेक परेशानी भी हमें आई है। खासी परेशानी स्वास्थ्य के साथ साथ रोजगार को लेकर के है। सरकार ने हमें चेताया है कि लॉकडाउन में रह कर के कोरोना संक्रमण को रोका जा सकता है, और उसके प्रयास के लिए हमें साफ सफाई का ध्यान, संक्रमण को रोकने का ध्यान, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान और बचाव के विभिन्न प्रकार के तौर तरीके हमें इस काल में सिखाए हैं। साथ ही आयुष विभाग ने व्याधि क्षमता उत्पन्न करने के लिए आयुर्वेदिक काढ़े का जो निर्माण किया है वह संजीवनी का कार्य कर रहा है, और साथ ही कफ नाशक घरेलू उपाय जैसे नमक के गरारे करना, शहद और लौंग के पाउडर का चाटना, शहद और अदरक के रस का सेवन करना, हल्दी और दूध का सेवन करना, गिलोय का सेवन करना, वो भी नीम के पास उगी हुई गिलोय का सेवन करना, एवं तमाम आयुर्वेदिक औषधियाँ जो कि रोगों को लड़ने की शक्ति हमें प्रदान करती है, जैसे च्यवनप्राश का सेवन है, चित्रक हरितकी का सेवन है, अगस्त्य हरितकी का सेवन है, कंस हरितकी का सेवन है, आंवले का सेवन है, आंवले के मुरब्बा का सेवन है, आंवले की चटनी का सेवन है, साथ में पुनर्नवा का प्रयोग है। तो ये सब चीज़ें आयुर्वेद ग्रंथों में भरी पड़ी है। हमारे आयुर्वेद विद्वानों ने इनको खोज कर निकाला है और इनका प्रयोग करना बताया है। और लॉकडाउन में मैं नहीं समझता कि 90% से ज़्यादा लोग काढ़े का सेवन कर चुके हैं और उसका रिजल्ट भी प्राप्त कर चुके हैं। उनकी व्याधि क्षमता बढ़ी है और वो कोरोना वॉरियर्स के रूप में कार्य कर रहे हैं। साथियों, भय का माहौल है। लॉकडाउन कब तक चलेगा? लॉकडाउन में प्रधानमंत्री महोदय एवं मुख्यमंत्री महोदय ने जो हमें निर्देशित किए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, जो 2 गज की दूरी पर रह कर के बात करना, मास्क लगाना, दिन में 3-4 बार नमक के पानी से हाथ धोना या झाग वाले साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइजिंग करना, इनका प्रयोग तो हमको ही करना है। और कोरोना के संक्रमण के साथ साथ हमें अपना जीवन व्यतीत करना है। संक्रमण से डरना नहीं है, जागरूकता की ज़रूरत है। जागरूक रहेंगे तो हम संक्रमण से बचे रहेंगे। जैसा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि कोरोना
का जो संक्रमण है पूरे विश्व में फैला हुआ है और इसका केवल बचाव ही उपचार है। तो आयुर्वेद तो पहले से ही कहता है कि रोग ही पैदा न हो, इसलिए स्वास्थ्य की रक्षा की जाए, जो कि हम करते आ रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि आज भारत देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अन्य देशों की तुलना में काफ़ी कम है और लॉकडाउन का नियम अन्य देशों की अपेक्षा बहुत अच्छा हमने अपनाया है। हम सभी लोग स्वस्थ रहें, आपके उत्तम स्वास्थ्य की कल्पना के साथ मैं डॉक्टर पीयूष त्रिवेदी समय समय पर आपको जानकारी देता रहूँगा। धन्यवाद, आभार।